नमस्कार, सामूहिक चर्चा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। आज का विषय काफी रोचक और काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का विषय है बीपीएससी परीक्षा भ्रांतियां और निवारण। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीपीएससी चेयरमैन परमार रवि मनु भाई जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, तो बहुत सारी भ्रांतियां छात्रों के मन में है, कैंडिडेट के मन में है, इन सब पर बात करेंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है, क्या कुछ होगा। सारे भ्रांतियों से हम निपटेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को जरा देख लेते हैं। चलिए, रिपोर्ट को बाद में देखेंगे। सबसे बड़ी बात जो आ रही है सर, एक वर्ड है नॉर्मलाइजेशन, जिस पर हर तरफ चर्चा हो रही है। छात्रों में भी इसे लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन का है। तो ये नॉर्मलाइजेशन जिस बात हम लोग कर रहे हैं, कि ये है क्या? ये टर्म अगर डिफाइन करें तो है क्या ये? देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक बड़ी नॉर्मल रिजल्ट मेकिंग की प्रक्रिया है जी, जो भारत में पिछले कई साल से चल रही है। बिहार में भी कई सारी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट के बीच में जिसे इजी क्वेश्चन मिलेगा वो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, या जिसे हार्ड क्वेश्चन मिलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं है जी। इस तरह की भ्रांतियाँ बड़े सारे संचालकों ने और बड़े सारे यूट्यूब के माध्यम से फैलाई गई है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक है, रैशनल है, फेयर है, और उसके कारण किसी को भी ना तो नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है जी। अगर क्वेश्चन पेपर जिसको जो इजी मिलता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल रैंक जब हाई आएगा तब सिलेक्शन होता है, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर मिलता है उसका नॉर्मलाइजेशन के दौरान अगर परसेंटाइल थोड़ा कम है तो भी उसको एडवांटेज मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है और साइंटिफिक है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया को बहुत से लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में भी चैलेंज किया था। जी। वहाँ पर आईआईटी और बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट ने प्रेजेंटेशन दिया और तब कोर्ट ने माना कि प्रक्रिया बहुत फेयर है, न किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में है। तो वैसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नॉर्मल मानते हुए बड़े सारे एग्जाम का रिजल्ट ऑलरेडी दिया जा रहा है। जी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बीपीएससी ने इस एग्ज़ाम के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने का निर्णय नहीं लिया है। तो अगर हम बात करें इसको भविष्य में लेकर क्या कुछ प्लान है, इस पर चर्चा करेंगे, पर इस रिपोर्ट को जरा देख लेते हैं। कुछ दिनों पहले बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने पटना स्थित बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए। साथ ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों को आपत्ति थी, जिस पर बीपीएससी अध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत स्पष्टीकरण दिया। अब बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्रों को सलाह दी गई है कि वे साइबर जालसाजों और धोखाधड़ी करने वालों के शिकार न बने। 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा की कॉपियां उपलब्ध कराने का लालच दिया जा सकता है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए परीक्षा की शुचिता भंग करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को देनी है। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। 4,83,000 बच्चों की एग्ज़ाम होनी है। सभी सेंटर पर हर एग्ज़ाम की तरह इस बार भी सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, करीब 30,000 के ज़्यादा कैमरा लगेगा, और साथ ही साथ त्रिस्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जामर लगाए गए हैं, बच्चों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, आइरिस स्कैनिंग किया जाता है और उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। ईओयू ने एडवाइजरी में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आगाह किया है कि जालसाज परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने के लिए अफवाह फैला सकते हैं या फिर विभिन्न तरीकों से उन्हें फर्जी कॉपियां बेचने की कोशिश कर सकते हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे।
उन्होंने जालसाजों और अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की बात कही। ये हमारे बिहार के बच्चे हैं, हमारे परिवार से जुड़े लोग हैं, अलग अलग जिला से आए हुए सब लोग हैं। इस तरह का खेल खेलने वाला माफी के लायक नहीं है। बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा समूह ए और बी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जानी है। प्रदेश के 945 केंद्रों पर करीब 5 लाख अभ्यर्थियों के इस परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। लौटते हैं चर्चा में। तो जालसाजों के बारे में चर्चा करने से पहले एक सवाल यह है कि जो भ्रांतियां फैला रहे हैं बीपीएससी परीक्षा को लेकर, इसके लिए आयोग क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है? देखिए, बीपीएससी लगातार सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग करता है जी। और जैसे ही पहली सूचना प्राप्त होती है कि किसी तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है या गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है, तुरंत आयोग उसका खंडन करता है। लेकिन आयोग खंडन उसका अपनी वेबसाइट पर करता है और साथ ही अखबारों में इश्तहार के रूप में एडवर्टाइजमेंट दे के करता है जी। कभी कभी हम लोग डायरेक्ट प्रेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस तरह की भ्रांतियों का खंडन करते हैं। पिछले दिनों हमारे सामने एक न्यूज़ आइटम आई थी जिसमें आयोग के लेटर पैड का मिसयूज करते हुए किसी ने ये गलत सूचना प्रकाशित कर दी थी कि 13 तारीख की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, रद्द कर दी गई है और बाद में नई तिथि डिक्लेयर की जाएगी। ऐसी सूचनाओं को हम लोग अत्यंत गंभीरता से लेते हैं और तुरंत इस तरह की खबरों का खंडन करते हैं और साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। जी। तो अगर एक दूसरा सवाल और तीसरा सवाल अगर ये पूछे कि लास्ट टाइम 15 मार्च को पेपर लीक की घटना हुई थी, इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आयोग ने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, लास्ट टाइम जो 15 मार्च की टीआरई 3 की परीक्षा में पेपर लीक की कथित रूप से लीक होने की बात कही गई थी, उसके बाद आयोग ने परीक्षा की पूरी पद्धति में करीब 22 से ज़्यादा सुधार किए हैं। पेपर सेटिंग से लेके, प्रिंटिंग से लेके, उसका पैकेजिंग, सीलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और अल्टीमेटली परीक्षा केंद्रों पर क्वेश्चन पेपर की डिलीवरी, वहाँ तक की पूरी चैनल को जहाँ पर भी जरा सी भी चूक होने की संभावना है, उस सबको आयोग ने लीक किया और अप्रूव किया है। जी। इतना ही नहीं, आयोग ने पहले जहाँ एक क्वेश्चन पेपर छपते थे, वहाँ पर अब आयोग ने मल्टी सेट क्वेश्चन से एग्ज़ाम लेना प्रारंभ किया है। जी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो 26 जून के बाद हम लोग आयोजित कर रहे हैं, वो सभी एग्ज़ाम में हम लोगों ने 2, 3, 4 क्वेश्चन पेपर का प्रिंट करवाया था और एग्ज़ाम के दिन 3 घंटा पहले हम लॉटरी के माध्यम से डिसाइड करते हैं कि किस सेट का हम लोग उस एग्ज़ाम में प्रयोग करेंगे। अगर एग्ज़ाम 12 बजे है तो हम लोग 9 बजे आयोग कार्यालय में लॉटरी करते हैं और जो सेट का सिलेक्शन होता है वो सेट की सूचना हम जिला पदाधिकारियों को सिक्योर नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से बताते हैं और तुरंत जिला पदाधिकारी वहाँ से ट्रेजरी अफसर को बता के उसी सेट का प्रयोग उस दिन एग्ज़ाम में किया जाता है, जिसके और 9:30 बजे से बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में एंटर हो जाते हैं। वैसी स्थिति में पेपर लीक करने के लिए कोई टाइम बचता नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा उसके बाद की सभी एग्ज़ाम सुचारू रूप से आयोजित की जा सकी है। जी, अगर हम बात करें लास्ट डे की, जब सबमिशन की बात हो रही थी तो कई अभ्यर्थियों का ये कहना था कि उनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए क्योंकि सर्वर डाउन था। तो क्या सर्वर की कैपेसिटी के लिए भी क्या कुछ आयोग कर रहा है बढ़ाने के लिए? अरे अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, मैं बहुत डिटेल में इसको क्लेरिफाई करना चाहता था। आयोग ने अपनी एडवर्टाइजमेंट 13 सितंबर 2024 को निर्गत की थी। जी। सामान्य रूप से आयोग 3 सप्ताह का टाइम देता है अप्लाई करने के लिए। इस परीक्षा के महत्व को देखते हुए और उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सीट देखते हुए आयोग को अपेक्षा थी कि ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, इसलिए आयोग ने इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 18 अक्टूबर 2024 रखी थी। जी। उसी समय आसपास बिहार के कई जिलों में बाढ़ के कारण हम लोग को ये शिकायत मिली कि बच्चे अपने सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाए हैं, जिसके कारण उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने में विलम्ब हो रहा है।
आयोग ने स्वतः इस बात का संज्ञान लिया और बिहार के बच्चों के हित में ये निर्णय लिया कि आयोग इसकी तिथि 15 दिन एक्सटेंड करेगा और नई तिथि हम लोगों ने 4 नवंबर 2024 की। जी तो 23 सितंबर को एडवर्टाइजमेंट इश्यू हुई थी और लास्ट डेट 4 नवंबर 2024 हुई। करीब करीब 6 वीक का टाइम हम लोगों ने दिया। नॉर्मल कोर्स में हम 3 वीक का टाइम देते हैं, इसमें हम लोगों ने 6 वीक का टाइम दिया, तो पर्याप्त टाइम था लोगों को अप्लाई करने के लिए। दूसरा, जी हमारे पास डेली फिगर है, आवरली भी फिगर है। 1 नवंबर से 4 नवंबर के दौरान करीब 1,40,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। जी उसमें भी जो लास्ट डेट था 4 नवंबर, उस दिन 55,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। ये साफ रूप से इंगित करता है कि हमारा सर्वर पूरी तरह से काम कर रहा था और जितने बच्चों ने अप्लाई करना चाहा उस सब ने समय रहते हुए अपना अप्लाई कर दिया। आयोग ये बात बार बार कहता है बच्चों को भी कि वो लास्ट डे तक वेट ना करे। जब भी उनके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए वो लास्ट डेट के पहले ही उसको भरना शुरू करे, ताकि उनको बाद में ये कठिनाई होने जी की प्रॉब्लम आ रही है वो ना हो, प्रॉब्लम ना आए, उनको निराशा ना लगे। लेकिन तब भी बहुत लोग लास्ट आवर तक वेट करते हैं। ये जैसे मैंने स्पष्ट किया, करीब 55,000 बच्चों ने लास्ट डे भी अप्लाई किया है। जी तो ये इंगित करता है कि हमारा सर्वर पूरी तरह से काम कर रहा था। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जानकारी मैं चाहूँगी। कई छात्र अभ्यर्थियों ने ये पूछा भी है सवाल कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है क्या? देखिए, आयोग अपने किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ये आशा करता है कि बच्चे अपनी इंफॉर्मेशन को पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। जी इसलिए ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सिस्टम शुरू की गई थी। अगर एग्जाम नहीं भी है तब भी बच्चा अपने आप को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकता है और फिर जिस एग्जाम के लिए उसको अप्लाई करना होगा उस एग्जाम को अप्लाई करने के टाइम इसकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की हुई इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाती है और बाद में वो फीस भर के और उस एग्ज़ाम के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फॉर्म में भर के वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। जी अभी आपने देखा होगा एग्ज़ाम में कि करीब 90,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन वो इस एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं किए। जी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो छूट गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लिया भविष्य में, लेकिन वो ये एग्ज़ाम में शायद अपीयर नहीं होना चाहते जी, थे। जी। अगर वो अपीयर होना चाहते होते तो वो एग्ज़ाम की फ़ीस भी भर देते और अप्लाई करते, लेकिन उन्होंने फीस नहीं भरी है। उसका मतलब ये है कि उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन कराया है फ्यूचर की एग्ज़ाम के लिए, फ्यूचर में एग्जाम में बैठ सकते हैं। एग्जैक्टली। एक सवाल ये है कि अभ्यर्थियों का ये भी एक शिकायत रही अभ्यर्थियों की तरफ से कि आयोग वेबसाइट और अपने अखबारों के जरिए ही नोटिफिकेशन क्यों जारी करता है, वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? देखिए, आयोग मुख्य रूप से जी। अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपनी इंफॉर्मेशन को रखना चाहता है, क्योंकि आयोग की वेबसाइट को बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली वो लोग विजिट भी करते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन का जरिया है अखबारों के माध्यम से। जी छोटी सी छोटी सूचना जो अभ्यर्थियों को असर कर सकती है, वो सूचना को आयोग विभिन्न अखबारों के माध्यम से विज्ञापन दे के कम्युनिकेट करता है। जी और तीसरा तरीका है, और अर्जेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आयोग तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या पत्रकारों को 1-to-1 ब्रीफ करके वो न्यूज़ के रूप में प्रचारित करवाता है। जी आवश्यकता पड़ने पर आयोग सोशल मीडिया का भी प्रयोग करता है, लेकिन मुख्य रूप से आयोग ये 3 चैनल से ही कम्युनिकेट करता है। जी ये वेल एस्टैब्लिश प्रक्रिया है और बच्चे इस प्रक्रिया से पूरी तरह से अवगत है। एक सवाल ये भी है कि कई छात्रों का ये शिकायत है कि उनका सेंटर इस बार 300 किलोमीटर से ज़्यादा का दिया गया है, इसे लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, बिहार में जो सिटिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर हम सिर्फ जिलों में ही सिटिंग कैपेसिटी ले तो करीब 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो पा रही है। इस बार की एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि 4,83,000 बच्चों ने भाग लिया है। जी करीब 1 लाख से अधिक ये बच्चे, बड़ा नंबर है, बहुत जी। बड़ा नंबर है, और करीब 1 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो बिहार के बाहर के अन्य राज्यों जी। से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, कर्नाटका या जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट देश के करीब करीब हर राज्य में जो पर्सन ऑफ बिहारी ओरिजिन गए हैं वो लोग जरूर यहाँ पर
इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करना चाहते हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जी तो ऐसे बच्चे भी जो बाहर के हैं वो एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली आते हैं। आयोग ने खास तौर से जी दिव्यांगजनों और महिलाओं को प्राथमिकता दी है। जी जितने एप्लीकेशन आती है उसमें से आयोग पहली कोशिश करता है कि जितने दिव्यांगजन हैं उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिल जाए। जी दूसरी आयोग कोशिश करता है कि जितनी महिलाएं हैं उनको उनकी कमिश्नरी में ही सेंटर मिले। जी तीसरी कोशिश आयोग की रहती है कि आसपास के स्टेट है, जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, उनके सीमावर्ती जिलों में उस राज्यों की महिलाओं को सेंटर दिया जी। जाए ताकि उनको कठिनाई कम हो, किसी प्रकार की ना हो। जी इतने लोग को हम लोग कोशिश करके प्रायोरिटी के आधार पर देते हैं। अगर उसके बाद अगर उस जिले में जगह बचती है तो रैंडम अलोकेशन के आधार पर सेंटर अलोकेट किए जाते हैं और ये कोशिश होती है कि हर सेंटर पर बिहार के हर जिले का बच्चा हो और किसी को अपने प्रेफरेंस का जिला नहीं दिया जाए। जी इसलिए रैंडमाइजेशन के कारण हो सकता है कि कुछ बच्चे जो पटना के हैं उनको अररिया मिलता हो और या अररिया का बच्चा है उसको भोजपुर मिल जाए। ये संभव है क्योंकि ये मैन्युअली नहीं किया जाता है, ये रैंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाता है। तो और ये परीक्षा की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए, शुचिता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा, उसमें इतना बड़ा नंबर अभ्यर्थियों का, एक ही शिफ्ट में एग्जाम, एक ही दिन एग्जाम लेना, कितनी बड़ी तैयारी, कितना व्यापक तैयारी है आयोग की? देखिए 4,83,000 जी। बच्चों की एग्जाम लेने के लिए आयोग को करीब 3 महीना पहले तैयारी करनी पड़ती है। क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेके क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने बताया प्रिंटिंग का, उनका सीलिंग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, वो प्रक्रिया तो चलती ही है, लेकिन वास्तविक रूप से सेंटर का चयन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति रहती है, वो करती है। जी आयोग ने इसके स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि अगर 4 फीट से छोटी बेंच होगी तो उस पर 2 से अधिक बच्चे नहीं बैठेंगे जी और अगर 3 से अधिक बच्चे बैठाना है तो 5 फीट से बड़ी बेंच चाहिए। जी तो ये स्टैंडर्ड होने के कारण और इसको भी परीक्षा की शुचिता के लिए बनाए गए हैं, इसके कारण हमको एकोमोडेशन कम मिलता है। ये 4,83,000 बच्चों को एग्ज़ाम के लिए हमने 36 जिलों में 912 सेंटर को आइडेंटिफाई किया है और इस सभी 912 सेंटर पर एग्ज़ाम 13 तारीख को होगी। 912 सेंटर पर करीब 30,000 के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा है। जी सीसीटीवी कैमरा के सभी सेंटर के एंट्रेंस पर, सेंटर सुपरिटेंडेंट के रूम में, सभी कक्षों में, कॉरिडोर में, यहाँ तक के बाथरूम के एंट्रेंस पर भी हम कैमरा लगाते हैं और ये सीसीटीवी कैमरे का लाइव फीड हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट में और आयोग के मुख्यालय में भी आता है। साथ ही साथ किसी क्वेश्चन पेपर को या इंफॉर्मेशन को वायरल ना किया जाए जी उसके लिए सभी सेंटर को जामर से आच्छादित किए जाते हैं। सभी 912 सेंटरों पर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पर्याप्त संख्या में जामर लगाया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई ब्लैंक एरिया ना रहे ताकि जामर प्रभावी हो, तो ये जामर भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इम्पर्सोनेशन रोकने के लिए जी आयोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेता है, आइरिस स्कैन चेकिंग करता है जी और साथ ही साथ एक उनका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आधार नंबर के साथ जो हो उसका मिलान करता है। ये 3 में से कोई भी टेस्ट में अगर बच्चा फेल होता